डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 जिसका टाइटल है सोलो मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ, सोलो का दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल। नियो क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत हम हैरड डॉमर मॉडल को पढ़ चुके हैं और उसी श्रृंखला में आज हम सोलो का दीर्घकालीन मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। नव प्रतिष्ठित मॉडल में रॉबर्ट एम सोलो का मॉडल अग्रणी है। प्रोफेसर सोलो ने अपने आर्थिक वृद्धि मॉडल की रचना हैरड डॉमर मॉडल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की। हैरड डॉमर मॉडल की कमी यह रही कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, अर्थात यह उत्पादक संसाधनों की सापेक्षिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के प्रति न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है। हैरड डॉमर मॉडल स्थिर पूंजी श्रम अनुपात यानी कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशो की मान्यता पर आधारित है। 1956 में प्रकाशित अपने लेख में सोलो ने हैरड मॉडल के स्थिर पूंजी श्रम अनुपात को अस्वीकार किया और कहा कि श्रम और पूंजी के प्रयोग में अदला बदली करके अर्थात कैपिटल लेबर रेशो में परिवर्तन करके उत्पादन में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस अनुपात में परिवर्तन करने से आर्थिक विकास प्रक्रिया में एडजस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह सोलो ने हैरड डॉमर मॉडल की स्थिर अनुपातों की मान्यता को नकारते हुए स्पष्ट किया कि इस मान्यता को हटाने से हैरड के सतत विकास के मार्ग में अंतर्निहित अस्थिरता को दूर करने के साथ साथ संतुलित विकास की स्थिति को कायम रखा जा सकता है। उनके अनुसार दीर्घकाल में उत्पादन के दोनों साधनों पूंजी तथा श्रम को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, साथ ही इन दोनों के अनुपात में भी चेंज हो सकता है। एक विशुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन साधनों के उपलब्ध ढेर सारे अनुपातों में से उस अनुपात का चयन किया जाता है जो स्थिर विकास का आश्वासन देता है, जो वृद्धि की दर तथा प्राकृतिक दर को संभव बनाता है। सोलो ने अपने मॉडल में व्यक्तियों की पूर्व ज्ञान, वस्तु, श्रम तथा पूंजी बाजार में सहजता से समायोजन आदि आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया है। सोलो का मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन केवल लेबर और कैपिटल दो साधनों का प्रतिफल है और इन दोनों साधनों को परस्पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में केवल एक कंपोजिट कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। कीमतें तथा मजदूरी लोचशील होती हैं। बचत उत्पादन स्तर का एक निश्चित अनुपात होती है, अर्थात समाज में बचत प्रवृत्ति स्थिर है। अन्य शब्दों में बचत कुल उत्पादन के एक निश्चित भाग के बराबर होती है, इसलिए सेविंग्स आर इक्वल टू स्मॉल एस वाई। स्मॉल एस बचत की दर को बताता है, यानी कि कुल बचतें कुल आय का एक निश्चित अनुपात होती हैं। पूंजी मूल्यह्रास नहीं होता, जिसके कारण जितने भी बचतें हैं वे सभी निवेश के बराबर होती हैं, निवेश कर दी जाती हैं, इसलिए निवेश और बचत बराबर होते हैं और ये पूंजी कोष में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती हैं। यानी कैपिटल फंड में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू के। इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू स्मॉल एस वाई, यानी आई इज इक्वल्स टू एस एंड बोथ आर इक्वल्स टू के। श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जात चरों द्वारा निर्धारित होती है, एक्सोजीनियस वेरिएबल द्वारा निर्धारित होती है और निश्चित आनुपातिक दर जिसे n से डिनोट करते हैं के हिसाब से बढ़ती है, अर्थात डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू एन, जहां पर डेल्टा एल अपॉन एल श्रम शक्ति की आनुपातिक दर को बताता है। पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं। अन्य शब्दों में उत्पादन फलन फर्स्ट डिग्री होमोजेनस ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 कहलाती है, अर्थात y इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। उपरोक्त मान्यताओं के दिए हुए होने पर सोलो अपने मॉडल में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि तकनीकी गुणांक परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात काल पर्यंत संतुलन अनुपात की दिशा में समायोजित होने की प्रवृत्ति रखते हैं।
यदि श्रम से पूंजी का प्रारंभिक अनुपात अधिक होगा तो श्रम शक्ति की तुलना में पूंजी तथा उत्पादन की वृद्धि अधिक धीरे होगी और वाइस वर्सा भी। सोलो का विश्लेषण संतुलन पर स्थिर अवस्था के संतुलन पर इस स्थिति की ओर केंद्रित है, चाहे वह किसी भी पूंजी श्रम अनुपात से क्यों न प्रारंभ हुआ हो। अब हम डिस्कस करते हैं सोलो का मॉडल। सोलो अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन मान करके चलते हैं। वे ये भी मानकर चलते हैं कि कुल उत्पादन ही समाज की कुल आय है किसी एक निश्चित समयावधि में, जिसे हम YT से यानी इनकम या आउटपुट इन T पीरियड ऑफ टाइम, जो अजम्पशन ली है, मान्यता है, उसके अनुसार इस आय का कुछ भाग उपभोग कर लिया जाएगा और शेष भाग जो बच जाता है उसे निवेश कर दिया जाता है। इसलिए सारे निवेश बचतों के बराबर होते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं उत्पादन फलन। पूंजी और श्रम को उत्पादन के साधन के रूप में प्रयुक्त करने पर उत्पादन फलन होता है y इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। इस उत्पादन फलन को दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को L से यदि डिवाइड करते हैं तो y अपॉन L इज द फंक्शन ऑफ K अपॉन L, और L अपॉन L जो है 1 हो जाएगा। y अपॉन L स्मॉल y हो गया, K अपॉन L यानी कैपिटल लेबर रेशियो को स्मॉल r से डिनोट किया और 1। इसका मतलब स्मॉल y यानी पर यूनिट ऑफ प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा, आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, जिसे हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पाद बाजार की तरफ बात करें तो डॉमर की भांति सोलो भी इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लायर की कल्पना करते हैं। जैसे सेविंग्स, कुल बचतें क्या हैं? कुल आय का एक निश्चित अनुपात होती है। सेविंग्स इन T पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू स्मॉल s y इन T पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन टाइम पीरियड, यानी समय के साथ साथ पूंजी कोष में होने वाला परिवर्तन ही निवेश कहलाता है। और पूंजी कोष में होने वाला परिवर्तन क्या है? स्मॉल s y। और R हम जानते हैं, R क्या है? कैपिटल लेबर रेशियो है। जब R कैपिटल लेबर रेशियो है, लॉग लेने पर दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ R इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ L। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन R इंटू dr ओवर dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K इंटू dk ओवर dt माइनस 1 अपॉन L इंटू dl ओवर dt। ये एज इट इज है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? स्मॉल s y अपॉन k, ये जो I है 1 अपॉन k dk ओवर dt। dk ओवर dt हमें पता है स्मॉल s y होता है, तो dk ओवर dt को स्मॉल s y लिखा तो स्मॉल s y ये वाली पूरी टर्म जो है स्मॉल s y अपॉन k हो गई, माइनस ये 1 अपॉन l एज इट इज आ गया, dl ओवर dt ये आ गया। अब dr ओवर dt इज इक्वल्स टू इज द फंक्शन ऑफ r का फंक्शन हो गया, माइनस dl ओवर dt इंटू 1 अपॉन l, ये एज इट इज है, इंटू r। यानी इस वाली पूरी इक्वेशन में से हम dr ओवर dt की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। चूंकि r क्या है? कैपिटल लेबर रेशियो है और स्मॉल y अपॉन l है। इसका अर्थ ये हुआ कि s फंक्शन ऑफ r माइनस एन आर, क्योंकि n क्या है? dl ओवर dt इंटू 1 अपॉन l इज इक्वल्स टू n होता है।
और n क्या है, डेल्टा L अपॉन L। यहाँ n बराबर डेल्टा L अपॉन L अर्थात श्रम शक्ति की आनुपातिक वृद्धि दर है। L कुल रोजगार के स्तर को व्यक्त करता है। चूंकि एक्सोजीनियसली गिवन है पॉपुलेशन, इसलिए श्रम शक्ति भी एक स्थिर सापेक्ष दर से बढ़ती जाती है। इस तरह t समय पर श्रम की मात्रा होगी L इन t पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू L0 e रेज़ टू द पावर nt। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू s फंक्शन ऑफ r माइनस nr। और यही सोलो का आधारभूत समीकरण है, यही सोलो का आधारभूत समीकरण है। तो दो स्थितियां हैं यहाँ पर कि यदि r इज इक्वल्स टू k अपॉन l है जब, और ये कांस्टेंट है, तब dr ओवर dt विल बी इक्वल टू 0। जब कैपिटल लेबर रेशियो फिक्स्ड है तो चेंज इन r विल विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 0, यानी कि r इक्वल टू 0 हो गया। तो इस स्थिति में s फंक्शन ऑफ r इज इक्वल्स टू nr, दोनों साइड को r से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है s फंक्शन ऑफ r अपॉन r इज इक्वल्स टू n। s को इधर लिया, फंक्शन ऑफ r अपॉन r इज इक्वल्स टू n अपॉन s। तो पूंजी उत्पादन अनुपात या उत्पाद पूंजी अनुपात n अपॉन s दैट इज 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू n अपॉन s, अथवा n इज इक्वल्स टू s अपॉन v, जो कि हैरड की नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर है। ठीक इसी तरह से यदि दूसरा केस हम लेते हैं, व्हेन dr ओवर dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू s फंक्शन ऑफ r माइनस nr टेंड्स टू व्हेन dr ओवर dt इज ग्रेटर देन 0। पूंजी गहनता की स्थिति में, अर्थात जब पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर से अधिक है, उस केस में s फंक्शन ऑफ r माइनस nr is greater than 0, that is function of r upon r is greater than n upon s। श्रम गहनता की स्थिति में जब कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ रेट लेबर फोर्स की ग्रोथ रेट से कम है, उस केस में फंक्शन ऑफ r अपॉन r विल बी लेस देन n अपॉन s। तीसरी स्थिति, यदि व्हेन स्मॉल s इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पूंजी संचय नहीं होता है, ये जो प्रोपोर्शन है दैट इज इक्वल्स टू 0, तब dr ओवर dt इज इक्वल्स टू स्मॉल s फंक्शन ऑफ r माइनस nr। dr ओवर dt 0 माइनस nr, स्मॉल s 0 है, स्मॉल s 0 होती है 0 माइनस nr, यानी dr ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस nr, और dr 1 अपॉन r इंटू dr ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस n, यानी पूंजी श्रम अनुपात की आनुपातिक परिवर्तन की दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर के बराबर किंतु ऋणात्मक होगी। चौथा केस, यदि n इज इक्वल्स टू 0 अर्थात श्रम शक्ति की आनुपातिक दर स्थिर है, तब dr ओवर dt इज इक्वल्स टू स्मॉल s फंक्शन ऑफ r रह गया, 1 अपॉन r dr ओवर dt इज इक्वल्स टू s फंक्शन ऑफ r अपॉन r, यानी दोनों साइड को r से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आती है। अब हम लेते हैं इसमें से स्मॉल s l अपॉन k फंक्शन ऑफ r1 इज इक्वल्स टू s फंक्शन ऑफ l k अपॉन k। dk ओवर dt अपॉन k 1 अपॉन r इंटू dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू dk ओवर dt। अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर शून्य होने पर पूंजी श्रम अनुपात की आनुपातिक वृद्धि दर पूंजी स्टॉक की आनुपातिक वृद्धि दर के बराबर होगी। इस तरह dr ओवर dt इज इक्वल्स टू s फंक्शन ऑफ r माइनस nr,
ये दो अवयवों का योग है। एक पूंजी में परिवर्तन से संबद्ध है जबकि दूसरा श्रम में परिवर्तन से संबंधित है। इसी प्रकार 1/r इंटू dr/dt इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को दोनों साइड हमने r से डिवाइड किया तब हमें ये इक्वेशन मिलती है, यानी 1/r इंटू dr/dt इज इक्वल्स टू एज फंक्शन ऑफ r अपॉन r, और यहाँ पर माइनस n रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/k इंटू dk/dt माइनस 1/l इंटू dl/dt। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब पूंजी की आनुपातिक वृद्धि दर श्रम की आनुपातिक वृद्धि दर से अधिक है तो पूंजी श्रम अनुपात बढ़ता है, और जब पूंजी की आनुपातिक वृद्धि दर श्रम की आनुपातिक वृद्धि दर से कम होती है तो पूंजी श्रम अनुपात घटता है। इस तरह दोनों बार जो टेंडेंसी है वो पूंजी श्रम अनुपात के एक निश्चित स्तर की ओर होती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, NR तथा फंक्शन ऑफ R वक्रों से ये स्पष्ट है कि M के दाएं और बाएं से R की प्रगति की दिशा इस एरो से दिखाई गई है। यहाँ पर स्मॉल s को यदि 0 रखते हुए r इज इक्वल्स टू माइनस NR को खींचा गया है। माइनस चिन्ह को यदि हम नेग्लेक्ट करते हैं तब हमें ये वक्र प्राप्त होता है, OA रेखा हमें प्राप्त होती है। पुनः n इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं और s इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r को हमने खींचा है, जिससे OB वक्र प्राप्त होता है। इन दोनों का वर्टिकल डिफरेंस होता है dr/dt इज इक्वल्स टू स्मॉल s फंक्शन ऑफ r माइनस NR, जबकि स्मॉल s इज नॉट इक्वल टू 0 और n इज नॉट इक्वल टू 0। पिछले चित्र में बिंदु P पर r इज इक्वल्स टू r बार तथा NR इज इक्वल्स टू s फंक्शन ऑफ r है, जो प्रति व्यक्ति पूंजी उत्पादन अनुपात में संतुलन को व्यक्त करता है। पूंजी और उत्पादन दोनों उसी दर से बढ़ेंगे जिस दर से श्रम अर्थात n। यह न्यू क्लासिकल मॉडल वृद्धि की स्थिर अवस्था स्टेडी स्टेट ग्रोथ से संबंधित है, क्योंकि इसका यूनिक इक्विलिब्रियम बिंदु P पर प्रति व्यक्ति आरंभिक पूंजी स्टॉक R बार को निर्दिष्ट करता है। सोलो का कहना है कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था का विकास एक ऐसी संतुलित दर से होता है जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर n पर निर्भर करती है और इस पर बचत की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था को n विकास दर वाले पथ पर चलाए रखने में पूंजी श्रम अनुपात R तथा पूंजी उत्पाद अनुपात V में होने वाले परिवर्तन समायोजन तंत्र की भूमिका निभाते हैं। अन्य शब्दों में, जब कभी अर्थव्यवस्था संतुलन पथ से विचलित होने लगती है तब R तथा V में इस तरह परिवर्तन होते हैं कि अर्थव्यवस्था पुनः संतुलन पर आ जाती है। यदि किन्हीं कारणों से बचत दर में परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव को पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात में होने वाले परिवर्तन समाहित कर लेते हैं। इस तरह बचत दर में होने वाले परिवर्तनों के बावजूद संतुलन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असंतुलन गति की डिसइक्विलिब्रियम डायनामिक्स। असंतुलन की दशा तब उत्पन्न होगी जबकि R इज नॉट इक्वल्स टू R बार, अर्थात पूंजी श्रम अनुपात प्रति व्यक्ति आरंभिक पूंजी स्टॉक के बराबर नहीं होगा। अन्य शब्दों में, यदि किसी समय R बार से कम या अधिक होता है तब अर्थव्यवस्था संतुलित विकास पथ से दूर हट जाती है। उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में पुनः विकास पथ पर लौटने की प्रक्रिया भी पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तनों के द्वारा ही संपन्न होती है। यदि वास्तविक पूंजी श्रम अनुपात R का मूल्य R बार से कम है, अर्थात R इज लेस देन R बार, जिसका अर्थ ये है कि बचत अधिक है, तो बचत और निवेश के अधिक होने से R में तब तक वृद्धि होती रहेगी जब तक कि वह R बार के बराबर नहीं हो जाता। इसी तरह जब R इज ग्रेटर देन R बार, तो ऐसी स्थिति में
K में पूंजी में तब तक कमी होती जाती है जब तक कि वह घटकर R बार के बराबर नहीं हो जाता। वास्तव में स्थिरता की स्थिति उत्पादकता वक्र S फंक्शन ऑफ R1 की ढाल पर निर्भर करता है। इसे हम इस चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि उत्पादकता वक्र S फंक्शन ऑफ R बिंदु 0 से खींची गई रेखा NR को 3 बिंदुओं E1, E2 और E3 पर काटता है। इन बिंदुओं से संबंधित पूंजी श्रम अनुपात क्रमशः R1, R2 और R3 हैं। बिंदु E1 और E3 स्थिर हैं, जबकि E2 स्थिरता का बिंदु नहीं है। अन्य शब्दों में पूंजी श्रम अनुपात R1 तथा R3 पर संतुलित वृद्धि होगी, जबकि R2 अस्थिरता की स्थिति को प्रकट करता है। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि बिंदु 0 से E1 तक उत्पादकता वक्र का ढाल इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि पूंजी में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। लेकिन बिंदु E2 संतुलन बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पादकता वक्र श्रम वृद्धि रेखा NR को नीचे से काटता है। E2 से E3 तक पूंजी में वृद्धि की गति तीव्र है, अतः पूंजी श्रम अनुपात R1 तथा R3 पर संतुलित वृद्धि होगी। तो वास्तव में दोनों में से किसी भी स्थिति में श्रम की पूर्ति व पूंजी स्टॉक एवं वास्तविक उत्पादन और इस तरह अर्थव्यवस्था प्राकृतिक वृद्धि दर पर विस्तार करेगी। सोलो मॉडल की समुचित व्याख्या के लिए हम ये जानते हैं कि n (s/v) होता है। इस संबंध में दो निष्कर्ष निकलते हैं कि श्रम शक्ति की वृद्धि दर और बचत की दर दोनों के स्थिर रहने पर पूंजी उत्पाद अनुपात का केवल एक विशिष्ट मूल्य है, जिस पर पूंजी स्टॉक और उत्पादन की वृद्धि दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर के बराबर होती है, और पूंजी श्रम अनुपात तथा प्रति श्रमिक अनुपात स्थिर रहते हैं, अर्थात संतुलित विकास की स्थिति कायम रहती है। यदि V अपने इस संतुलन मूल्य से भिन्न है तो V और उसके साथ साथ R में तब तक परिवर्तन जारी रहता है जब तक वह अपने पूर्व के विशिष्ट मूल्य को प्राप्त नहीं कर लेता। स्मरण रहे कि किसी भी स्थिति में जब पूंजी श्रम अनुपात R में परिवर्तन होता है, तब पूंजी उत्पाद अनुपात में भी उसी दिशा में परिवर्तन होता है। निष्कर्ष रूप में, जब पूंजी श्रम अनुपात R अपने संतुलन मूल्य को प्राप्त कर लेता है, तब पूंजी उत्पाद अनुपात V भी अपने संतुलन मूल्य को प्राप्त कर लेता है, जो कि s/n के बराबर है। श्रम शक्ति की वृद्धि दर n के स्थिर रहने पर, बचत दर s में परिवर्तन होने पर भी संतुलित विकास दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रभाव केवल पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात पर पड़ता है। सोलो मॉडल इस बात को भी स्वीकार करता है कि यदि श्रम शक्ति की वृद्धि दर में परिवर्तन होता है और बचत की दर स्थिर रहती है, तो उस स्थिति में भी अर्थव्यवस्था का पूर्वोक्त समायोजन तंत्र कार्यशील रहता है और अर्थव्यवस्था पुनः संतुलित विकास पथ पर आरूढ़ हो जाती है। अन्य शब्दों में, बचत दर के स्थिर रहने पर श्रम शक्ति की वृद्धि दर n में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को पूंजी श्रम अनुपात R तथा पूंजी उत्पाद अनुपात V दोनों पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं। समीकरण n s/v भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि बचत की दर के स्थिर रहने पर जिस अनुपात में n बढ़ता है, उसी अनुपात में V घटता है, और जिस अनुपात में n घटता है, उसी अनुपात में V बढ़ता है। निष्कर्ष: प्रोफेसर सोलो ने अपने मॉडल का निष्कर्ष इस तरह प्रस्तुत किया। जब परिवर्ती समानुपातों तथा पैमाने के स्थिर प्रतिफलों की सामान्य न्यू क्लासिकल परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पादन होता है, तो वृद्धि की प्राकृतिक और अभीष्ट दरों में कोई साधारण विरोध संभव नहीं है। कोई छुरीधार संतुलन भी नहीं हो सकता।
व्यवस्था श्रम शक्ति की वृद्धि की किसी भी दी हुई दर से समायोजन कर सकती है और अंततः स्थिर समानुपातिक विस्तार की अवस्था तक पहुंच सकती है, अर्थात डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल्स टू डेल्टा l अपॉन l इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन y। यानी कि पूंजी के आनुपातिक वृद्धि दर बराबर श्रम की आनुपातिक वृद्धि दर बराबर आय की आनुपातिक वृद्धि दर। सरल शब्दों में सोलो मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में एक ऐसी संतुलित विकास दर से प्रगति करती है जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर के बराबर होती है। यदि किन्हीं कारणों से बचत की दर अथवा श्रम शक्ति दर में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था संतुलित विकास पथ से विचलित हो जाती है तो उसके विकास पथ पर पुनः वापस आने की संभावना पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात में आवश्यक परिवर्तनों की समायोजन प्रक्रिया पर आश्रित होती है। आज के वीडियो में हम सोलो मॉडल के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हमारे दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि सोलो मॉडल और हेरोड-डॉमर मॉडल की तुलना किस प्रकार से की जाती है और सोलो मॉडल की आलोचनाएं क्या हैं, आर्थिक वृद्धि के क्या अवधारणाएं हैं, प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।